अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वजीनामा में आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं वजाहत ख़ान। तो जनाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं सामो मीर ख़ान साहब और मुफीद ख़ान साहब। जनाब, हमारी पॉडकास्ट का टॉपिक वही रहेगा जो हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आज के नशिस्त में टैबू को दोबारा से डिस्कस करेंगे। टैबू को दोबारा से डिस्कस करने का मतलब ये है कि उसकी मज़ीद अक़साम हम डिस्कस करेंगे। उसके जो हमारी पिछली नशिस्त थी उसमें हमने दो चीज़ों को इस पर डिस्कस किया था। एक तो हमने नफ्सियाती मसाइल जो टैबू के ज़रिए से पैदा हो रहे हैं, और दूसरा हमने कुछ और चीज़ों के ऊपर बात की थी। तो जनाब, बिना किसी ताख़ीर के मैं चलता हूँ अपने मेहमान की तरफ और उनसे हम कुछ नए सवालात करेंगे। हमने पिछली पॉडकास्ट में उसामा मीर ख़ान साहब से अपना नुक्ता नज़र जाना था। अब मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो टैबू के बारे में मज़ीद उनकी क्या राय है, मज़ीद उनकी क्या रिसर्च है कि कोई और चीज़ जो कि वो समझते हैं कि जो एक गलत किस्म का टैबू हमारे माशरे में राइज है, उसके बारे में हमें बताएं। कैसे आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वजाद भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे अपनी पॉडकास्ट के अंदर मद्दू किया। और खुशाइन बात यह है कि क्योंकि हम ये ओपन एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और सामाइन भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे हम। और आपने जो मौजू कल जिस मौजू का इंतखाब किया वो मौजू इंतहाई मैं समझता हूँ कि नागुज़ीर है इस पर गुफ्तगू करना, क्योंकि टैबू एक ऐसा ब्रॉड मसला है जो कि किसी सिनफ का, किसी उम्र का और ना ही किसी तबके का इम्तियाज़ करता है। ये टैबू ख्वा एलीट क्लास हो उसके अंदर टैबूज़ मुख्तलिफ़ हैं, मिडिल क्लास के अंदर टैबूज़ मुख्तलिफ़ होंगे, और जो आपका लोअर मिडिल क्लास है उसके टैबूज़ मुख्तलिफ़ होंगे। इसी तरह मर्दों के अंदर टैबूज़ मुख्तलिफ़ होंगे, औरतों के अंदर टैबूज़ मुख्तलिफ़ होंगे, ख़ानदान बहैसियत एक ख़ानदान उसके टैबू मुख्तलिफ़ होंगे, एक माशरे के टैबू मुख्तलिफ़ होंगे। लेकिन टैबू अपने आप में एक ऐसा मसला है जो कि यूनिवर्सल मसला है। ये मसला हर एक को दरपेश है, क्योंकि हमने माशरे के अंदर कुछ ऐसी बाउंड्रीज़, ख़ुद साख्ता दीवारें, ख़ुद साख्ता सीमाएँ बना दी हैं इस तरह की, जो कि हमारे लिए हमने ख़ुद साख्ता मुश्किल पैदा कर दी है। तो मुकीद भाई का पॉइंट जो कि ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात कर रहे थे वो काफ़ी अच्छा था, जो कि टैबू को मज़ीद एलेबरेट उन्होंने किया था कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि आप अगर सोचो तो वो टैबू होने नहीं चाहिए थे, उसको भी टैबू बना दिया। ना उसमें कोई हमारे मज़हब हमें रोकता है, ना हमारा माशरा उसमें रोकता है, ना कल्चर के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करना या उस मसले का हल तलाश करना हमारे लिए कोई बाइस शर्म या बाइस रुकावट चीज़ हो। लेकिन पता नहीं क्यों वो चीज़ें तक एक टैबू बन चुकी हैं, और फिर उन मसलों का जब हल हम तलाश करने जाते हैं तो एक और तरफ निकल जाते हैं। और वो मसले हैं क्या, वो मुकीद साहब ख़ुद इसको एलेबरेट करें तो अच्छा। वालेकुम सलाम आज़ाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। उसामा भाई, आपका भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी राय से या अपने इल्म से आप लोगों को आगाह कर सकूँ और कुछ सीख सकूँ, कुछ सिखा सकूँ। अच्छा, टैबू के बारे में हमने पिछली नशिस्त में भी बात की थी, आज इंशाल्लाह उसी को हम मज़ीद एलेबरेट कर रहे होंगे। देखिए, टैबू जो है ना, उसका जो सबसे ख़तरनाक टैबू जो मैं समझता हूँ कि जिसका एक इंसान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मनफी असर पड़ता है, ठीक है, वो है हमारे नफ्सियाती मसाइल का टैबू। नफ्सियाती मसाइल को ना कोई एक्नॉलेज नहीं करता, नफ्सियाती मसाइल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और नफ्सियाती मसाइल को कोई समझना नहीं चाहता। अगर कोई इंसान नफ्सियाती मसाइल का शिकार है वो कभी इसके ऊपर बात नहीं करेगा। अच्छा, आपने जैसे कहा कि हर क्लास के लोगों के जो है वो अलग अलग मसाइल होते हैं, हर क्लास के लोग जो है उनके अलग अलग टैबूज़ हैं। तो जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी मैं एक क्रिकेटर थे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के कोई क्रिकेटर है, वो जो है उन्होंने अभी क्रिकेट खेलने से मना कर दिया कि मैं कुछ अर्से तक क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलूँगा। वजह उसकी उन्होंने बताया कि मैं कुछ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हूँ, जिस वजह से मैं अभी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा।
अच्छा देखें, इसका मतलब ये हुआ कि उनके नज़दीक नफ्सियाती मसाइल पे बात करना, या अगर कोई शख्स नफ्सियाती मसाइल का शिकार है तो उसके ऊपर बात करना वो गलत नहीं समझते, उनके लिए टैबू नहीं है। लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा टैबू है। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो रहा है, लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? देखें, जो लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं ना, उनका जो बिहेवियर होता है उसके ना चेंज आता है, उनके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। अब जब बिहेवियरल चेंजेस आते हैं ना, तो लोगों का डायरेक्शन इस तरफ नहीं जाती कि ये जो बिहेवियरल चेंज है किसी नफ्सियाती मसले की वजह से, लोग उसको दूसरी डायरेक्शन के अंदर, दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी सिमत में ले जाते हैं। जैसे एक मिसाल है कि अगर कोई शख्स जो है वो थोड़ा सा गैर इंसानी अमल कर रहा है, या थोड़ा सा इस तरह का अमल कर रहा है जिसको हम लोग जो है कुछ पुरस्रार अमल समझ रहे होते हैं, जैसे कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटी को इंसान करने लगे, वो दूसरी आवाज़ में, अगर कोई औरत है तो वो मर्दों की आवाज़ में बात करने लगे, या अगर कोई औरत है वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ जाए कि वो एक टेबल या एक कोई अलमारी खिसका दे, तो हम समझते हैं कि यार इसके ऊपर जिन्नात का साया हो गया, इसके ऊपर किसी सुपर नेचुरल पावर ने आके, किसी सुपर नेचुरल चीज़ ने इस पर काबू कर लिया। क्यों इस सिमत में क्यों है? हमने ये क्यों नहीं सोचा कि यार ये कोई नफ्सियाती मसला भी हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखें साइंसी वजूहात देखें ना, तो ये बीमारी साइंस में इस्टेब्लिश्ड है। शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया इस बीमारी का नाम है, जिसके अंदर इंसान जो है इस तरह का बिहेवियर करने लगता है जो गैर इंसानी बिहेवियर होता है। अच्छा, लेकिन हमारी सोच उस तरफ नहीं जाती कि यार इसको ये बीमारी हो सकती है, हम इसके दूसरी सिमत में ले जाते हैं कि हो सकता है इसके ऊपर किसी जिन का असर हो। अच्छा, जब हम ये सोचते हैं कि यार इसके ऊपर किसी जिन का असर है, किसी बीमारी का असर है, तो फिर हम करते क्या हैं, उसको हम ऐसे लोगों के पास लेके जाते हैं जो जिन उतारना, या जिनके इसके जो हम समझ रहे होते हैं कि इनके पास इसका इल्म है कि जिन उतार सकते हैं या इस मसले को दूर कर सकते हैं, उसके पास लेके जाते हैं, उससे इलाज करवाते हैं। वो जो है ना, वो आम लोगों से, ऐसे लोगों से जो बेचारे इतना इल्म नहीं रखते, उनसे वो पैसे भी खींचता रहता है, और मरीज़ की हालत मुसलसल ख़राब होती जाती है, और आखिर में फिर वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ से उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती। अच्छा, इसको हमने साइंस की तरफ क्यों नहीं लेके गए, उस बंदे को डॉक्टर के पास क्यों लेके नहीं गए? क्योंकि हम ये समझना ही नहीं चाहते कि यार ये कोई नफ्सियाती मसला भी हो सकता है। क्योंकि किसी इंसान के अगर कोई नफ्सियाती मसले दरपेश होता है तो लोग उसको एक टैग दे देंगे, ये पागल है। लोग उसके ऊपर एक टैग लग जाता है कि यार ये पागल हो गया, इसको पागल खाने में दाखिल होनी चाहिए, और इसको लोग बड़ा गलत समझते हैं, बड़ा बुरा समझे जाते हैं। किसी को अगर कोई पागल कहते हैं, नफ्सियाती का है, तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ समझी जाती है। तो क्या करते हैं लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय ऐसे इन चक्करों में पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट की हालत ख़राब होती जाती है। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक टैबू है। तो ये टैबू बनता क्यों है? इस तरह की जो सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम उसमें ऐसा क्यों बिहेवियर अपनाते हैं कि उसको बजाय डॉक्टर के पास ले जाने के झाड़ फूक वाले के पास ले जाते हैं और उसकी मज़ीद हालत ख़राब हो जाती है। हमारा ये अमल क्यों नहीं होता कि हम उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाएँ? ये टैबू क्रिएट क्यों होता है? इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रोशनी डालिएगा। ऐसा है क्या वजाहत भाई, टैबू जो क्रिएट होता है ना, उसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी। आपको ये पता ही नहीं है कि ये नफ्सियाती मसाइल का रद्द-ए-अमल हो सकता है। तो जब आपके पास इल्म ही नहीं है एक चीज़ का, तो आप क्या करते हैं, जो इस्टेब्लिश्ड चीज़ है माशरे में, जो एक फैल चुकी है माशरे में, आप उसी तरफ जो है वो सरकते चले जाते हैं। जैसे देखें, पहले के दौर में, जब अगर मैं आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले की बात करूं, तो उस वक्त इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की थी कि वो जो है एक इंसान के इन ह्यूमन बिहेवियर का अंदाज़ा लगा सके कि क्यों हो रहा है। उसकी रूट कोज वो पता नहीं कर पाता था। जब वो रूट कोज नहीं पता कर पाता था, तो अल्टीमेटली फिर वो उसको किसी ऐसी चीज़ से जोड़ देते थे जो उनकी समझ में नहीं आ रही। मसलन अगर आप ये समझ नहीं पा रहे कि यार ये मसला जो है वो कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है, तो उस वक्त के लोगों ने क्या कहा, उस वक्त के लोगों ने कहा कि भाई ये कोई जिन्नात इनका साया हो गया। अच्छा, ये चीज़ जब एक दफ़ा इस्टेब्लिश्ड हो गई ना, अब चूँकि साइंस की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था उस वक्त, या कोई ऐसी रिसर्च या कोई ऐसी तहकीक नहीं हुई थी, तो ये जो बात फैली, फिर वो फैलती गई, और फैलते फैलते फिर वो क्या हो गया, एक साइंटिफिक एक फैक्ट बन गया, एक इस्टेब्लिश बात हो गई कि अगर कोई इंसान इस तरह का बिहेवियर रखता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई साया है, कोई जो है जिन ने उसके ऊपर साया कर लिया है। अच्छा, दूसरी तरफ जब साइंस ने तरक्की की और साइंस ने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया, इन नफ्सियाती मसाइल को एक्सप्लोर किया, तो साइंस ने पता लगा लिया कि ये जो इस तरह का बिहेवियर है, इसकी एक ये वजह है कि शिज़ोफ्रेनिक बीमारी है, जिस वजह से लोगों को ये मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, अब शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको जो ट्रीटमेंट होता है वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है, उनको कभी कभी हॉस्पिटलाइज भी करना होता है, और जब वो बिल्कुल ही बेकाबू होते हैं तो उनको पागल खाने में भी रखना पड़ सकता है। उनको एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो किसी को नुकसान पहुँचा दें, इसलिए उनको आइसोलेट कर देते हैं। अच्छा, अब जब उनको आइसोलेट कर रहे हैं ना, तो लोग डरते हैं
कि यार मैं पागल कहलाऊँगा अगर मैं इस बात को शेयर करूँगा, या अगर कोई अपने भाई के बारे में कहे कि यार मेरा भाई जो है वो इस तरह के मसाइल के शिकार है, तो वो डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि ये तो नफसियाती हो गया है। अच्छा, अब मुआशरे के अंदर क्योंकि नफसियाती मसाइल को ना बहुत ही बुरा समझा जाता है। आप एक बंदा अगर कैंसर के, मैंने पहले भी कहा कि अगर एक बंदा कैंसर का भी शिकार है ना, तो लोगों को उसके साथ सिंपैथी होगी, लेकिन अगर कोई नफसियाती मसाइल का शिकार होता है ना, तो लोग उसको अजीब सी नज़रों से देख रहे होते हैं कि ये तो नफसियाती है, ये पागल है, इस तरह की कुछ उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो जो आपका जो सवाल है कि इस तरह की चीज़ें फैलती क्यों हैं, देखें उसकी सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ नॉलेज है। जब आप चीज़ों के बारे में इल्म नहीं रखते ना, तो आपके पास जो थोड़ा बहुत इल्म होता है जो आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से मिला, भले वो सही है और गलत हो, आप उसको मानने लगते हैं। तो ज़ाहिर है जब आपके पास एक इस्टेब्लिश नॉलेज नहीं आपके पास आ रही, तो फिर आप रूमर्स के ऊपर जो यकीन करने लगते हैं, रूमर्स के ऊपर एतमाद करने लगते हैं। आपने बताया कि हमारे जो मसला है ये इसकी रूट क्या है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है हमारे माशरे में। अब मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि ठीक है, हमें इसकी वजह पता चलेगी है, अब इसका हल क्या है। ये जो हमारे यहाँ टैबू फैला हुआ है, एक तरह से मसला आ गया है, तो अब इसका हल जानना चाहते हैं लोग, तो इसका आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या हल है। मीनवाइल मैं अपने सामाइन से भी गुजारिश करूँगा कि वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनके नज़दीक इस चीज़ का क्या हल है। इसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो मैं मुकीद भाई से दोबारा ये सवाल करूँगा कि मुकीद भाई, जो आपने अभी सिनेरियो बताया हमें, आपकी नज़र में इसका हल क्या है। अच्छा देखें वजाहत भाई, इसका जो मेरी नज़र में जो सबसे पहला हल है ना, देखिए टैबूज़ बहुत सारे हैं। अभी हम एक स्पेसिफिक एक नफसियाती मसाइल के टैबू पे बात कर रहे हैं, लेकिन टैबू बहुत सारे हैं, अलग अलग किस्म के फैले में। जैसे हमने पिछली नशिस्त में बात की कि जिनसी मसाइल का एक टैबू है, ठीक है, इस तरह से और भी कई सारे हैं। लेकिन फ़िलहाल जब हम जिस टैबू की बात करें वो नफसियाती मसाइल का टैबू है। अच्छा देखिए, नफसियाती मसाइल का जो टैबू है ना, इसका हल क्या है। देखिए इसका हल है कि सबसे पहले आप लोगों को अवेयरनेस दें, अपने तौर पे आप इल्म को फैलाएं, जितना आप जानते हैं, जितने चीज़ें आपको पता हैं। देखें आजकल हमारे पास सोर्सेज़ की कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज बेशुमार मौजूद हैं। आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो देखें आप अपने तौर पे लोगों को बताएं। अगर आपने मुआशरे में अपने करीबी में ऐसा कोई शख्स देख रहे हैं जो आपको लगता है कि यार नफसियाती मसाइल का शिकार है, लेकिन उसकी सिमत किसी और तरफ चली गई है, लोग वो अपने बारे में या लोग उसके बारे में कुछ और सोच रहे हैं कि वो किसी दूसरी सिमत में जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि इसके ऊपर कोई असर हो गया है या इसके ऊपर कोई सुपर नेचुरल चीज़ का कोई साया हो गया है, तो आप उनको बताएं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नफसियाती मसाइल भी हो सकता है, ये बच्चे के इस इंसान के साथ कोई नफसियाती मसला भी हो सकता है। अच्छा, आज इसके बारे में अब मैं एक मज़ीद आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ अरसे पहले एक बच्चा था, उसको एक जो है ना कुत्ते ने काट लिया। तो अब उसको कुत्ते ने काट लिया, लेकिन वो घर पे डर से बता नहीं रहा था कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है, क्योंकि उसको ये डर था कि मेरे वालिदैन जो मेरी पिटाई करेंगे कि तुम बाहर क्यों गए थे, तुमने ऐसा क्या किया कि उसने तुम्हें काट लिया। तो डर के मारे उस बच्चे ने बताया नहीं घर में। अच्छा, जब उसने बताया नहीं ना, कुत्ता जब काटता है इंसान को तो एक वायरस जो है ना उसके जिस्म में फैल जाता है। सही, ये पागल कुत्ते के काटने से वायरस जिस्म में फैलता है, और वो वायरस जब उसके जिस्म में फैल जाता है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा होता है जैसे एक कुत्ते का बिहेवियर होता है। मतलब उसके मुंह से राल टपकने लगती है और वो चिल्लाने लगता है, बिल्कुल उसी तरह से बार्क करने लगता है, भौंकने लगता है जिस तरह से कुत्ता भौंकता है। तो उसका, और वो दूसरों को काटने के लिए भी इवन दौड़ रहा होता है। अच्छा, अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखें जो इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? आप भी यही सोचेंगे कि इसके ऊपर किसी जिन का साया हो गया है। उसकी वजह है कि आपका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं कि यार ये साइंटिफिक मसला भी है, साइंटिफिक बीमारी का भी रद्द-ए-अमल, इसके सिम्टम्स भी हो सकते हैं। क्यों नहीं सोचेंगे आप? ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं सोचेंगे। अच्छा, बहरहाल अब उस बच्चे के जब सिम्टम्स सामने आए तो उसके पेरेंट्स को भी यही लगा कि यार इसके ऊपर कोई असर तो नहीं हो गया, तो वो फ़ौरन उसको लेके भागे किसी बाबा के पास, जो झाड़ फूँक करने वालों के पास लेके भागे। वहाँ पे उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा काबू में नहीं आ रहा था। फिर किसी इंसान ने कोई ऐसा शख्स जिसको शायद इस चीज़ का इल्म था, उसने कहा कि भाई इसको आप किसी डॉक्टर के पास भी लेके जाए, ऐसा ना हो कि उसको एक नफसियाती मसला हो। अच्छा, तो जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने जब बॉडी का उसके एग्जामिनेशन किया तो पता लगा कि उसके जिस्म पे कुत्ते के काटने का निशान मौजूद है। अच्छा, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन एक दफ़ा जब इसके सिम्टम वाज़ेह हो जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो इतना देर हो चुकी थी उनको कि वो बच्चा फिर बच नहीं सका। मुकीद भाई ने एक हल ये बताया इसका कि इसका हल ये है कि आप अवेयरनेस दें लोगों को। तो बिल्कुल बजा फरमाया कि अवेयरनेस देना एक इस मसले का एक हल हो सकता है कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोगों को आगाह करें, और इंशाल्लाह भी ये काम ज़रूर करेंगे और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इंशाल्लाह लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाएँगे।
देखिए ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका भी यही मकसद है कि लोगों को आगाही दी जाए। तो आपसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा, जितने सामीन हमें सुन रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो वो बेहतर बात, अच्छी बात जानते हैं, इसको लोगों तक पहुँचाएँ। जनाब, अब मैं सवाल करूँगा उसामा साहब से कि उसामा साहब, ये जो सीनियर मुकीद भाई ने पूरा आपके सामने रखा, इसका एक हल भी बताया उन्होंने कि अवेयरनेस से ये रोग मसला हल हो सकता है। लेकिन आप क्या क्या सोचते हैं इस बारे में कि इसके और क्या इन मसाइल की और क्या हल हो सकते हैं कि जिससे इसको मज़ीद इसके इलाज की तरफ हम जा सकें, इसको हम ख़त्म कर सकें? अच्छा वजाद भाई, मुकीद भाई ने जैसे गुज़िश्ता नशिस्त जो हमारी कल रिकॉर्ड हुई है उसके अंदर भी जैसे उन्होंने बताया कि रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, उसके मसले को डायग्नोस करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है। मैं अब तक थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस मामले के अंदर। देखें, गुज़िश्ता हमने जैसे मामला ज़िक्र किया था जिनसी आगाही का, वो 2+2 की तरह मामला सिंपल है कि एक जो पेरेंट्स हैं वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपने बच्चों को जिनसी आगाही दे सकें, वो अवेयरनेस दे सकें, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये बात किस तरह कर सकते हैं। एक अगर कॉन्फिडेंस जिस पेरेंट्स के अंदर होगा, वो बड़े मकसद को सामने रखेगा कि अभी अगर मुझे शर्म आएगी ये बात करने में, तो मेरे जो बच्चा या बच्ची है वो अपने दोस्तों से ये चीज़ सीखेगा, आसपास के माहौल से सीखेगा, और उसकी फिर कोई बाउंड्री नहीं होगी, वो सही और गलत की तमीज़ के बगैर सीखेगा, वो उसके लिए नुकसानदेह। तो बच्चों की जो ऑनरशिप है ना, वो नहीं ले पाते। किस वजह से? कि वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि पेरेंटिंग के जो यहाँ पे मयार है ना, वो ही बिल्कुल आप कह लीजिए कि फ़ारिग हैं, क्योंकि ना इसकी कोई तालीम दी जाती, ना कोई ट्रेनिंग है कि बच्चे की आपने किस तरह से नशोनुमा करनी है। जब वो बच्चा टीन एज के अंदर जा रहा है, वो उन मामलात को किस तरह पता, पेरेंटिंग कोई सिखाता ही नहीं है यहाँ पे। पेरेंटिंग का कोई सुना है आपने कि कोई क्लास हो रही है या कोई सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के अंदर? मैं तो बोलता हूँ यार, ग्रेजुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ही रख दो कम से कम पेरेंटिंग का। एक पेरेंटिंग का और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इसको ऑप्शनल बेस के ऊपर ही रख दो कि यार बंदा खुद ही वॉलंटरली सब्जेक्ट चूज़ करना चाहे तो वो कर ले। ये 2 एस्पेक्ट ऐसे हैं लाइफ के अंदर जो कि जिसकी लैकनेस से माशरा पूरी तबाही की तरफ जा रहा है। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, वो हम जिक्र कर चुके हैं गुज़िश्ता पॉडकास्ट के अंदर। वो मसला यहाँ पे लोगों को पता नहीं कि उसको हैंडल किस तरह करना है अपने स्ट्रेस को, क्योंकि दौरे हाजिर के जो तकाज़े हैं उनको हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से पेरेंटिंग का बहुत बड़ा मसला है कि हम वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से, क्योंकि दौर के साथ साथ वक्त बड़ी जल्दी चेंज हो रहा है। पहले इतना ज़्यादा आसान नहीं था, नॉलेज का एक्सेस इतना आसान नहीं था जितना अब है। नॉलेज की कॉस्ट ज़ीरो हो चुकी है, एक क्लिक के ऊपर नॉलेज बच्चे के हाथ में, तो उसका कोई कंट्रोल है नहीं, ना माँ बाप वो कंट्रोल कर सकते हैं। समझा ये जाता है कि मोबाइल या इस तरह की गैजेट से बच्चों को दूर रखेंगे तो शायद ये कंट्रोल होगी, हालांकि कतई ये कंट्रोल नहीं है। वो आप उनको कंट्रोल समझ रहे हैं, वो कहीं और से उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। बेहतर ये कि आप ख़ुद उस बारे में उसको एजुकेट करें। ये मसला समझ आ गया हमें कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आया, पेरेंटिंग के उसूल नहीं पता, पेरेंटिंग करना नहीं आती पेरेंट्स को, इसलिए ये मसला जन्म लिया। तो इस मसले का हल हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो मसला है ना दूसरा वाला, वो अभी तक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। किस तरह से कॉम्प्लेक्स है उसको ज़रा समझिएगा। फ़र्क क्या है? वाज़े फ़र्क ये है उसमें कि एक चीज़ है जो कि मुझे पता है लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा। यहाँ पे मसला दूसरा भी है कि एक शख्स है, वो सिर्फ ये वजह नहीं है उसकी उस तरफ ना जाने की कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाता कि मैं अपने भाई या अपने से मुंसलिक अपने किसी लव वन को पागल कह दूं, ये मैं बाइस शर्म महसूस करता हूं। तो अगर बाइस शर्म ही है, सिर्फ यही मसला है, लेकिन अंदर से उसको पता है, आगा है वो मसला ये है, तो वो छुपके से चले जाएगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोग छुप छुपा के करते हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे? छुप छुपा के पीरों के पास चले जाते हैं, दम करवाने चले जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिक के पास नहीं जाते। इसकी क्या वजह है? सिर्फ ये वजह नहीं है कि बंदा शर्मा रहा है दूसरे से कहने में,
वजह दूसरी, यहाँ पे एक वाज़े दरार आपको नज़र आएगी। आप गौर कीजिएगा मेरी बात पर, टैबू का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। पढ़े लिखे तबके की राय अलग है, वो इन चीज़ों को बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट एंगल से देख रहा है, और जो गैर तरबीत तालीम याफ्ता तबका आप कह लें, उसके नज़दीक ये जो चीज़ है बिल्कुल अलग ज़ाविये से वो इन चीज़ों को देखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों तबकात के अंदर जो दरार है वो इतनी गहरी है। मैं जो समझ रहा हूँ ज़रूरत यहाँ पे वो इस चीज़ की कि दोनों एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स को ज़रा समझें, लॉजिकली उसको प्रूफ करने की कोशिश करें। अगर तो बात इल्मी मैदान के अंदर साबित होती है उस चीज़ को समझा जाए, और जो साबित नहीं होती उस चीज़ को रद्द कर दिया जाए। यहाँ से मसले का हल निकलेगा। मेरी दानिश के अंदर ये मामला है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो जिन्नात के जो मामलात हैं उनसे यकसर मुनहरिफ है और मुनकिर है, इसका कतअन मुनकिर है। और मैं ये नहीं कह रहा सही या गलत, मैं कतन ये बात नहीं कर रहा हूँ सही है या गलत है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो सवाल उठाता है उसका तनकीदी अंदाज़, सवाल उठाने का तनकीद बराए तनकीद महसूस होता है दूसरे तबके को, तो वो उसकी बात सुनने से ही इनकारी हो जाता है, उसकी बात पे गौर करने से इनकारी हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि बात करने का अंदाज़ मुदल्लिल होना चाहिए। मुदल्लिल से मुराद ये कि आप लॉजिक्स की बेस के ऊपर उस कॉन्सेप्ट को रखो कि अगर जिन्नात का वजूद नहीं है, अगर आपके नज़दीक नहीं है इस दुनिया में, ये उनका वजूद तो है, उनके पास वो इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह के मसाइल क्रिएट कर सकें, जो कि आप समझ रहे हैं कि इस तरह की मखलूक़ात ने आपके अंदर ये मसाइल क्रिएट कर दिए, तो आप उनको दलील के ज़रिए कायल करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन गैप समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा मसला है वो जब तक दूर नहीं होगा ना इन दोनों तबकात के दरमियान। क्या आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं उनका ख़ास तौर पे मुझे नहीं पता, और मैंने अच्छे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि हमारे जो लोकल माशरे से लोग पढ़ लिख भी जाते हैं ना, उनके अंदर बेसिक जरासीम वही वाले रहते हैं, जहालत वाले। वो ये मैंने डॉक्टर्स को देखा है मिसबिहेव करते हुए। मतलब डॉक्टर अगर नहीं इस चीज़ को सही समझता, लेकिन उसको एक समझाने का तरीका होना चाहिए। मैंने इसके बरक्स ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा है जो कि इस बात को समझते हैं कि एक बंदे का बिलीवर है, उस बंदे का बिलीव है, तो वो मेडिसिन से भी सही नहीं हो सकता जब तक उसके बिलीव के अंदर रहते हुए उस चीज़ को ना को रिलेट किया जाए। तो मैंने बाकायदा डॉक्टर्स को ये देखा है। एक मेरे दोस्त के वालिद साहब में वो डॉक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा वाक़या उन्होंने शेयर किया कि एक बंदा आया, उस बंदे की नेचर वो समझते थे। अब उस बंदे को उन्होंने तावीज़ बना के दिया दवा का, और वो बोला ये रख लेना और ये पढ़ के इसको खा लेना। और दवा कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ वो नॉर्मल जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो थी। तो उससे उसकी वो बीमारी सही हो गई क्योंकि उसका वो बिलीफ था। अब डॉक्टर ने को रिलेट किया ना उसके अपने कॉन्सेप्ट से, उसके अपने बिलीफ से, तो मसले का हल निकल के आया। यहाँ पे ये भी एक वजह है कि जो ऐसा तबका है ना वो डॉक्टर्स से मुनहरिफ है, डॉक्टर्स के पास जाने से वो कतराता है, वो माइंड मैच नहीं होता उस तबके का पढ़े लिखे तबके के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करते हुए हमारी जो ये वाली गुफ्तगू है ये एक ब्रिज का किरदार अदा करे, जो दोनों तबकात के कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं किसी नतीजे पे पहुँचा दे। तो जनाब आपने उसामा साहब का मौक़िफ़ भी सुना। उसामा भाई ने जो इस कॉज बताया वो बताया मिसकम्युनिकेशन कि जो मिसकम्युनिकेशन है उसकी वजह से ये मसला हमें दिखाई देता है कि जो एक तबका है वो इसके ऊपर बिलीव रखता है कि ये मामला सारे होते हैं, दूसरा तबका इसको अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो हमें दिखता है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखता है कि हमें दोनों के जो नज़रियात हैं उनको देखना चाहिए, परखना चाहिए, और उनकी जो लोग इससे इनकार कर रहे हैं तो उनके क्या नज़रियात हैं, उनकी क्या इसके ऊपर दलाइल हैं, और जो इसके हामी हैं उनके इसके ऊपर क्या नज़रियात है, इसके ऊपर उनकी क्या दलाइल हैं, इनको सामने रख कर इसके ऊपर फ़ैसला करना चाहिए। दूसरी उन्होंने एक मिसाल दी कि आपकी जो बिलीफ है कि हीलिंग में आपका बहुत साथ देता है, आपकी जो हीलिंग, आप कोई भी मसला दरपेश से जो उसका हीलिंग जो भी होगी उसकी वो आपके बिलीफ के मुताबिक होगी तो आपके ऊपर ज़्यादा उसका असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी
पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखता है और उसको कोई इस तरह का मसला दरपेश आता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। अब डॉक्टर उसको अगर ये कहे कि तुम्हें जिन्नात का मसला है तो वो उसको कभी मानेगा नहीं, और अगर उसको डॉक्टर कोई दवा दे दे तो वो उसे ठीक भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई बंदा ऐसे तबके से जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वो जिन्नात वगैरह के ऊपर बिलीव रखता है और वो किसी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको कहे कि ये तुम्हें कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें दवा से ठीक कर दूंगा, तो मुमकिन है कि वो ठीक ना हो, क्योंकि इसका बिलीफ नहीं है इसके ऊपर कि मैं दवाई से ठीक हो सकता हूँ। तो उन्होंने हमें एक मिसाल भी दी कि उन्होंने दवाई दी लेकिन उसका जो एक तरह से उन्होंने घुमा कर उसका एक इलाज किया तो वो उससे सेहतयाब भी हो गया। इस तरह की जनाब बहुत सारी मिसालें हमारे सामने, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो आने वाली पॉडकास्ट हैं वो हम इसके ऊपर अभी इसी पॉडकास्ट में बात भी कर चुके हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को जो मिसकम्युनिकेशन से लोगों के दरमियान उसको ठीक तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। तो इसका हल यही है कि हम आपस में कम्युनिकेशन करें, बात करें, और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि जो हमारे सामाईन हैं वो अगर इसमें अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा वो कोई इसका हल बताना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में हमें लाज़मी बताइए। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। टैबू से मुतालिक जो हमारी सीरीज़ है वो चलती रहेगी और इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाएंगे। इंशाअल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वजाहत खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।